नमस्ते दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की सुर्खियों में फर्स्ट हस्ती है लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए उन्होंने कांस्य पदक को जीता है। ये भारतीय मुक्केबाज है। भारतीय मुक्केबाज यहाँ पर हमें बॉक्सिंग के लिए लवलीना बोर्गोहेन को टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज खिताब मिल चुका है। इंडियन बॉक्सर लवलीना बोर्गोहेन, ये उनकी जो कैटेगरी थी वेल्टर वेट में, वुमेन्स की वेल्टर वेट कैटेगरी में, ये 64 टू 69 कैटेगरी के लिए उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को हासिल किया हुआ है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि लवलीना बोर्गोहेन हमारे इंडिया के लिए ये थर्ड इंडियन बॉक्सर है, मुक्केबाज है, जो ओलंपिक मेडल को उन्होंने हासिल किया है। इस ओलंपिक मेडल को हासिल करने में विजेंदर सिंह, MC मेरी कॉम, ये हमारे पूर्व बॉक्सर थे। तो शी इज द फर्स्ट फीमेल एथलीट एंड द सेकंड बॉक्सर फ्रॉम असम टू रिप्रेजेंट द कंट्री इन द ओलंपिक। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक को जीता है। नेक्स्ट बात आती है 7 भारतीय कंपनियों जिन्होंने फॉर्च्यून 2021 के ग्लोबल लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 सूची, जिनमें 500 वर्ल्ड की कंपनियां आती है, उनमें से 7 भारतीय कंपनी को यहाँ पर लिस्ट किया गया है। उसमें मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का जो रैंक है 500 में 115th पोजीशन पर आता है। तो इस फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में जो सबसे टॉप मोस्ट कंपनी आती है वो अमेरिका स्थित वॉलमार्ट आती है। सेकंड नंबर कंपनी चीन की स्टेट ग्रिड आती है और थर्ड नंबर कंपनी ये अमेरिका की अमेजॉन आती है। यहाँ पर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के बावजूद जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी रैंकिंग इस फॉर्च्यून 2021 ग्लोबल 500 के लिस्ट में 205th आती है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसे हम IOC कहते हैं, उसकी रैंकिंग जो आती है ये 211th पोजीशन पर आती है। और राजेश एक्सपोर्ट, उसके बाद टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये भी इस लिस्ट में समाविष्ट है। हमने देखा फॉर्च्यून 2021 ग्लोबल 500 की लिस्ट में 7 भारतीय कंपनी ने अपनी जगह बनाई है। फॉर्च्यून 2021 ग्लोबल 500 की लिस्ट में जो टॉप 3 कंपनी है उसमें वॉलमार्ट फर्स्ट कंपनी है, चाइना की स्टेट ग्रिड सेकंड कंपनी है और USA की अमेजॉन ये थर्ड रैंकिंग पर आती है। नेक्स्ट बात आती है CIP, जिसे हम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल कहते हैं। ये कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल इंडियन कस्टम जिसे कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड द कस्टम, जिसे हम CBIC कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम द्वारा CIP कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। तो CBIC केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्ट, जिसे हम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल कहते हैं, इस पोर्टल के तहत लगभग 12,000 सीमा शुल्क टेरिफ मदों के लिए सभी सीमा शुल्क की सभी प्रक्रियाओं और नियामक अनुपालन के बारे में जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए ये CIP शुरू की गई है। CIP, जिसे हम कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल कहते हैं, उसका मेन जो पर्पस है, जो कस्टम प्रोसीजर है या रेगुलेटरी कंप्लायंस है, इसके बारे में फ्री इंफॉर्मेशन, फ्री एक्सेस करने के लिए ये पोर्टल की सुविधा दी गई है। ये CIP फैसिलिटेशन टूल
ये CBIC द्वारा यहाँ पर वर्कआउट किया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसे हम CBIC कहते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है और उसी की स्थापना 1 जनवरी 1964 में हुई थी और CBIC का हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में आता है। तो कंप्लायंस इंफॉर्मेशन पोर्टल के तहत ये कस्टम सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट, कस्टम स्टेशन, इनकी इंपॉर्टेंट फीचर भी इस CIP के लिस्ट में रहेगी और ये CIP इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसी को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है DBS बैंक। DBS बैंक हाल ही में पिक्चर में इसलिए थी कि DBS बैंक को फाइनेंशियल टाइम प्रकाशन द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग में मोस्ट इनोवेटिव बैंक के लिए वैश्विक विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। DBS बैंक ये ग्लोबल विनर फॉर द मोस्ट इनोवेटिव बैंक इन डिजिटल बैंकिंग बाय द फाइनेंस टाइम्स पब्लिकेशन। जिस पब्लिकेशन का नाम है द बैंकर द्वारा। द बैंकर द्वारा DBS बैंक को ग्लोबल विनर फॉर द मोस्ट इनोवेटिव बैंक के तहत ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात आती है DBS बैंक की। तो DBS बैंक ये सिंगापुरियन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है। उसका हेडक्वार्टर मरियाना बी सिंगापुर स्थित है और द बैंकर इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड ये उन बैंकिंग या मॉनिटरी सर्विस देने वाले ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान किया जाता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स को या स्ट्रेटेजी को या ओवरऑल कमिटमेंट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो बैंक काम करती है तो उसी के लिए दी बैंकर इनोवेशन इन डिजिटल बैंकिंग अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है मेंस के हॉकी में इंडियन टीम के लिए ब्रॉन्ज मेडल को इंडियन टीम ने हासिल किया है। तो भारत ने जर्मनी का 5-4 से हराकर इस कांस्य पदक को जीता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि भारत ने हॉकी के 8 ओलंपिक स्वर्ण जीते हैं, जिनमें 1980 का मॉस्को ओलंपिक में आखिरी पदक जीता था। तो भारत टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये ऑलमोस्ट एक इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे एक अवार्ड है। हॉकी इंडिया जो भारत में पुरुष और महिला हॉकी दोनों के लिए एक शासी निकाय संस्था है, जिस इज गवर्निंग बॉडी फॉर इंडियन वुमेन्स हॉकी एंड द मेंस वुमेन हॉकी। कुल मिलाकर भारत की हॉकी ने ओलंपिक हिस्ट्री में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक हासिल किए हैं और आज ये 2 कांस्य पदक भी उन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट बात आती है कि इंडिया वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया वर्ल्ड बैंक का $250 मिलियन का, जो भी इंडिया के रिस्पेक्टिव स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत जो डैम्स आते हैं उसकी सेफ्टी या द सेम टाइम्स उसको एक रेजिलेंट बनाने में, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्कआउट करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल वाटर कमीशन जिसे हम CWC कहते हैं, और जो 3 राज्य थे, स्टेट थे, उनके 3 रिप्रेजेंटेटिव और वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया हुआ है। वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस प्रोजेक्ट का नाम जो आता है ड्रीप 2 आता है, DRIP2। ड्रीप 2 का यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म आता है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ड्रीप 2 डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये एक इनोवेटिव टेक्निक को यूज करके जो भी इंडियन स्टेट के जो डैम है, इस डैम को सेफ्टी बढ़ाने के लिए ये ड्रीप 2 प्रोजेक्ट काम करेगा। ड्रीप 2 जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों और जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली और एकीकृत जलाशय संचालन में भी शामिल होगा।
तो फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम, उसी के समय इंटीग्रेटेड रिजर्वर ऑपरेशन को इन्हांस देने का काम भी डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये वर्कआउट किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है, पार्लियामेंट ने विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है, जिसे हम एयरपोर्ट विमानपत्तन एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इस अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर मेजर पोर्ट की डेफिनेशन जो इकोनॉमिक एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट है 2008 तक उसे अमेंड किया गया है। उसी के साथ इस अमेंडमेंट का जो मेन पर्पस था, जो भी बोलीदाताओं हैं, जिसे हम कहते हैं कि बिडर्स कहते हैं, छोटे गैर लाभकारी हवाई अड्डों को लाभकारी हवाई अड्डों के साथ एक संयोजन पैकेज के रूप में प्रस्तुत करना है। तो वही एक मेन पर्पस रहेगा। एट द सेम टाइम्स एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट का उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम आदमी, उसके तहत रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को भी बढ़ावा देना चाहता है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण कहते हैं, उसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसका मेन पर्पस जो है, ये मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ एयरपोर्ट, उसी के साथ टैरिफ और चार्जेस एरोनॉटिकल सर्विस के अंतर्गत होते हैं, उसी को भी मैनेज करने का काम ये एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी करती है। नेक्स्ट बात आती है, यूएन क्रिएटेड परमानेंट बॉडी टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ रैसिज्म, जिसे हम नस्लवाद की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक स्थायी निकाय को बनाया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा, जिसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कहते हैं, नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता, ये जो चुनौतियां हैं जिसे हम रैसिज्म कहते हैं, इसे निपटने के लिए अफ्रीकन मूल लोगों के एक स्थायी मंच की स्थापना, इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये रिजोल्यूशन रहेगा। ये रिजोल्यूशन, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया है। जो परमानेंट निकाय स्थापन की जाएगी, स्थायी निकाय बनाया जाएगा, इसका मेन पर्पज सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ एट द सेम टाइम लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट के जो लोग होंगे, उन लोगों की सुरक्षितता, उनके जीवन में गुणवत्ता और आजीविका के सुधार के लिए ये काम करेगा। इस नए निकाय की स्थापना दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित नस्लवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ से पहले की गई थी। तो इस निकाय में, इस ऑर्गेनाइजेशंस में 10 सदस्य होंगे, 5 महासभा द्वारा उन्हें चुने जाएंगे और 5 मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस सुर्खियों के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मालूम होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की स्थापना की थी। अफ्रीकन लोगों के मूल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ था और ये 31 दिसंबर 2024 को समाप्त किया जाएगा। तो 2015 से 2024 का ये अंतर्राष्ट्रीय दशक होगा संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अफ्रीकन मूल के लोगों को की सुरक्षा के लिए। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए जरूर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव किस फील्ड से थे? पद्मा सचदेव एक पोइट थी और डोंगरी भाषा में उन्होंने जो कविताएं रची उनके लिए ये जानी मानी है। तो पद्मा सचदेव रिनाउंड या प्रसिद्ध कवियत्री, डोंगरी भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी। हाल ही में उनका निधन हो गया था। डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री थी।
मेरी कविता मेरे गीत, जिसने 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार को जीता था। तो ये प्रसिद्ध डोगरी कवि, उनका नाम है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हुआ था, इसलिए हमने इस पॉइंट को कवर किया। नेक्स्ट बात आती है बीआरओ, जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड उन्होंने निर्माण किया, ईस्टर्न लद्दाख में उन्होंने एक काम किया। तो ये जो रोड है, इट इज़ नियर टू 19,300 फीट उमलिंगा पास, ईस्टर्न लद्दाख में ये मोटरेबल रोड को बन चुका है। तो बीआरओ का ये 52 किलोमीटर लॉन्ग टारमैक रोड रहेगा और वर्ल्ड का मोटरेबल हाईएस्ट रोड उमलिंगा पास में रहेगा, और इसे हम हाई अल्टीट्यूड रोड भी कहते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट सर्कियाँ थी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट हो सकेगी। ये पूरी उम्मीद है कि छोटे से ऑडियो और वीडियो को आपने ज़रूर अच्छी तरह से समझा होगा। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.